अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टैक्स दोस्ती वीडियोस और हम कर रहे हैं कॉम्प्रिहेंसिव कमेंट्री विद होल्डिंग टैक्सेस पे। एक ऐसा टॉपिक जो अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं, कंपनी में काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट में, तो और जो है या किसी किस्म का भी बिज़नेस कर रहे हैं तो आपको विद होल्डिंग से वास्ता पड़ता है। और अगर आप सैलरीड पर्सन भी हैं तो विद होल्डिंग होती है आपसे। ये जो विद होल्डिंग टैक्सेस हैं, एक तो ये सेक्शंस बहुत अच्छे तरीके से केपीएमजी का ये है, इन्होंने इसमें दिया हुआ है। और बेसिकली ये जो हम कॉम्प्रिहेंसिव विद होल्डिंग की बात कर रहे हैं, इसमें वो सेक्शंस भी देखेंगे जो हर शख्स पे, जैसे अब इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन पे डिडक्शन होती है, इंडस्ट्रियल कमर्शियल यूनिट की होती है और लोगों की होती है, फिर प्रोफेशनल्स पे ये जो अब लग गया है टैक्स, ये सारे लोग जो हमारी तरह घर से काम कर रहे हैं, जिसमें आईटी प्रोफेशनल्स भी हैं, अकाउंटेंट, लॉयर्स भी हैं, तो और अगर वो एटीएल लिस्ट पे नहीं आ रहे तो फिर जो है उनसे मुख्तलिफ़ तरीके से जो है ना टैक्स लिया जाएगा बिजली के बिलों पे। तो हम जो है 19 पेजेस का डॉक्यूमेंट है, उसको बड़ा डिटेल में देखेंगे और देखें इस साल ये कंप्लीट होता है या गोइंग इनटू, मतलब कैलेंडर ईयर के लिहाज से हम बात करें कि जनवरी, फरवरी, मार्च में ये कब वीडियोस ख़त्म होती हैं। लेकिन मकसद ये होगा जब आप ये वीडियोस देख लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि जब आप प्लान कर रहे हो कोई भी ट्रांजैक्शन, तो इन ट्रांजैक्शन पर आपको पता होगा कि टैक्स डिडक्शन होनी। अच्छा जी, हम हैं सेक्शन 152 पे। आप देख रहे हैं पार्ट 9, कॉम्प्रिहेंसिव कमेंट्री ऑन विद होल्डिंग टैक्सेस, टैक्स ईयर 2022 के लिए। और इसका जो मेन टॉपिक है वो है पेमेंट टू नॉन रेजिडेंट्स। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ बात हो रही है ना सिर्फ पाकिस्तानी नॉन रेजिडेंट्स की, बल्कि फॉरेनर्स भी। तो नॉन रेजिडेंट कोई भी ऐसा शख्स होता है, चाहे वो पाकिस्तानी हो, फॉरेनर हो, कि जिसने पाकिस्तान में 0 से लेके 182 डेज़ तक गुजारे होते हैं। और 183 डेज़ जो गुजार ले एक टैक्स ईयर में, जुलाई से जून के दरमियान, तो वो नॉन रेजिडेंट बन जाता है। और हमने जो है रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट का जो रूल अपडेट हुआ है उस पर भी एक वीडियो बनाई आज से 6 मंथ्स पहले, आप इसमें देख सकते हैं। सर्च करने के लिए सिंपली यूट्यूब में टैक्स दोस्ती लिख के आगे आप लिख दें रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट, तो आपको वो वीडियो आ जाएगी। तो अगर आप नॉन रेजिडेंट हैं, कंफर्म्ड है, और जारी बात है नॉन रेजिडेंट पाकिस्तान से बाहर शख्स की बात हो रही है, वो शख्स कंपनी भी हो सकता है, इंडिविजुअल भी हो सकता है, तो यहाँ पे कौन शख्स, यानी पहला टॉपिक जो है यहाँ पे उन्होंने जो कैटेगरीज बनाई हुई हैं उसके अंदर जो आखिरी कॉलम है वो बताता है कि किस शख्स ने कलेक्शन डिडक्शन करनी है। अभी तक जो शख्स प्रॉफिट पे कर रहा था, डिविडेंड पे कर रहा था या सैलरी दे रहा था, उसने डिडक्शन करनी है। इस केस में जो शख्स डिडक्शन ऑफ टैक्स बाय एवरी पर्सन पेइंग द अमाउंट, यहाँ पर जो शख्स भी ये अमाउंट पे करेगा उसने डिडक्शन करनी है, यानी कि नॉर्मली वो रेजिडेंट पर्सन होगा जो डिडक्शन करेगा। और अगर वो इन एक नॉन रेजिडेंट को रॉयल्टी इनकम पे कर रहा है, रॉयल्टी का मतलब है कि नॉन रेजिडेंट से कोई पेटेंट, ट्रेडमार्क, कंटेंट लिया है और आप उसको पाकिस्तान में यूज़ कर रहे हैं और उसकी जो है ना आप फ़ी उसे पे कर रहे हैं, तो जब आप फ़ी पे करेंगे तो आप 15% डिडक्शन करेंगे। और वो जो नॉन रेजिडेंट है, अगर वो इंडिविजुअल या पार्टनरशिप की डेफिनेशन में फॉल करता है तब भी उसके लिए वो फाइनल टैक्स है, और अगर वो कंपनी है तो तब भी वो फाइनल टैक्स है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि नॉन रेजिडेंट के पीछे चूंकि टैक्स वाले फिर जा नहीं सकते और इसी वजह से शायद उनको एफपीआर वाले चूना भी नहीं लगा सकते, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है रेजिडेंट पर्सन पे है जो नॉन रेजिडेंट पर्सन को पेमेंट कर रहा है। जो बड़ी कंपनीज होती हैं और गवर्नमेंट, वहाँ तो ये बड़ा क्लियरली डिफाइंड होता है, लेकिन अब टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत सारे स्टार्टअप्स और टेक वर्कर्स हो गए और आप और मैं भी जो है वो बहुत सारी इस तरह की पेमेंट्स कर रहे हैं। और उसकी अभी एग्जांपल आएगी आपके पास फ़ी फॉर ऑफशोर डिजिटल सर्विसेज में, जो बेसिकली नेटफ्लिक्स, फेसबुक और इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन यहाँ दूसरी एक ट्रांजैक्शन है टेक्निकल फ़ी, ये भी एक सर्टन मीनिंग रखता है। और इसमें जब आपने किसी से टेक्निकल नॉलेज हासिल कर रहे हो आप बाहर,
और आप उसको पेमेंट कर रहे हो तो 15% करना, और उसी तरह उस शख्स के लिए, आपके लिए नहीं, उस शख्स के लिए फुल एंड फाइनल है। क्योंकि इसीलिए मैं कह रहा था कि उन्होंने फाइनल इसलिए रखी है क्योंकि फिर वो वहाँ उनके पीछे जा नहीं सकते। अगर आपसे रह जाता है, आपको तो पेनल्टी लगाएंगे अगर आइडेंटिफाई हो जाए कि आप रॉयल्टी इनकम पे कर रहे हैं किसी को आउटसाइड पाकिस्तान नॉन रेजिडेंट को, और आप जो है ना उस पर डिडक्शन नहीं करें। अब अगर आप हमारा चैनल देखेंगे तो चैनल पे कुछ यूट्यूब शॉर्ट्स भी चल रही हैं, यानी शॉर्ट वीडियोस भी चल रही हैं। अब भी पिछले दिनों जियो न्यूज़ ने ही न्यूज़ लगाई थी कि जो ब्रॉडशीट है, एक इन्वेस्टिगेशन फर्म है जिसको गवर्नमेंट ने पेमेंट की है कि वो इन्वेस्टिगेट करे मुख्तलिफ़ केसेस को लंदन में, यूके में, और उनको पेमेंट कर दी गई। और वो पेमेंट थी जो है नॉन रेजिडेंट की, जो इनमें अभी कैटेगरी में, इन कैटेगरीज में आएगी, और मे भी शायद वो टेक्निकल फ़ी में हो रही हो या किसी और कैटेगरी में होगा, तो मैं उसका जिक्र करूँगा कि उस किस कैटेगरी में वो फॉल करी है। वो जो लीगल सर्विसेज वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ले रही थी, और गवर्नमेंट ने ख़ुद जो है पेमेंट कर दी और विद होल्डिंग नहीं की, फॉर एग्ज़ाम्पल 15% या जो भी रेट बनता है। तो अब FBI ने नोटिस भेजा है, लेकिन देन अगेन गवर्नमेंट से ही टैक्स जो है ना लेगी नहीं। लेकिन आपने अवेयर होना है कि जब आप मुल्क से बाहर पेमेंट करेंगे, आजकल पेमेंट करना कदरन ईजी है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के थ्रू, तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। और अगर आप एक सोल प्रोप्राइटर हैं और ऑनलाइन काम करते हैं, तो जो पेमेंट्स आप कर रहे हैं बाहर, वो किस कैटेगरी में फॉल करेगी। तो मैं कोशिश करूंगा कि रेट्स के साथ साथ इनको एक्सप्लेन करें। रॉयल्टी आप समझ गए, टेक्निकल फ़ी भी कुछ हद तक समझ गए। जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो फ़ी फॉर ऑफशोर डिजिटल सर्विसेज है। ऑफशोर का वर्ड जब भी टैक्स में यूज़ होता है, इसका मतलब होता है मुल्क से बाहर। और अगर मुल्क से बाहर आपको कोई डिजिटल सर्विसेज मिल रही हैं और उसकी फ़ी आप पे कर रहे हैं, तो आपने 5% विद होल्ड करके पेमेंट करी है। इसमें ऑब्वियस एग्जांपल जो है वो आपकी फेसबुक की एडवर्टाइजिंग सर्विसेज हैं, क्योंकि वो डिजिटल एडवर्टाइजिंग सर्विसेज हैं। तो वो आप जब पेमेंट करेंगे तो आपने 5% विद होल्ड करना है। अगर आप नहीं करेंगे तो वो 5% गवर्नमेंट आपसे कलेक्ट करेगी, और प्लस सरचार्ज और भी हेडेक्स आपको होंगे। तो इस तरह की अगर आप कोई भी पेमेंट कर रहे हैं तो उस पर आप 5% विद होल्ड करके आगे पेमेंट करें। अगर आप कोई बैंक यूज़ कर रहे हैं तो वो बैंक वाले जो हैं वो भी विद होल्डिंग कर रहे होंगे। लेकिन ख्याल करें, बैंक वाले डेबिट क्रेडिट पेमेंट्स पे, जो इंटरनेशनल डेबिट क्रेडिट पेमेंट्स हैं उन पे भी विद होल्डिंग कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है वो गलत विद होल्डिंग कर रहे हो, आपकी पेमेंट हो नॉन रेजिडेंट को। और आगे वीडियोस में आप देखेंगे, हम तो पार्ट 9 में है सर, आगे की वीडियोस में आप देखें, हो सकता है वो 1% या 3% किसी और सेक्शन के तहत कर रहे हो। तो ये तो सबसे बड़ी मिस्टेक होती है बैंक्स की तरफ से। और अगर क्लाइंट अवेयर ना हो कि उनके टैक्स राइट्स क्या हैं, किस रेट पे कौन सी डिडक्शन होनी है, इसलिए सजेशन ये भी है, एक तो ये आप वीडियोस देख रहे हैं अपनी नॉलेज में इजाफा करने के लिए, और आप जो है कोशिश करें, इन्वेस्ट करें अच्छे जो है सर्विसेज, ऑडिट, अकाउंटिंग, टैक्स सर्विसेज की फर्म्स को। जितना ज़्यादा आप इंगेज करेंगे पार्ट टाइम या फुल टाइम, वो उतना ज़्यादा फ्लरिश करेंगे और उतना ज़्यादा वो आपको अच्छी सर्विस देंगे। क्योंकि देखें, एट द एंड ऑफ द डे ये होगा कि अगर आपने विथ होल्डिंग नहीं की क्योंकि आप अवेयर नहीं थे, और आप FBI के ऑडिट में आ गए, विद होल्डिंग ऑडिट में आ गए, या किसी और तरीके से आइडेंटिफाई हो गए, तो फिर अभी तक तो FBI की यही अप्रोच है कि वो पर्सनल कलेक्शन करें और रिपोर्ट में जो भी लिखते हैं वो लिख दें, लेकिन ये है कि आप पर्सनली उनको पे करें। तो ये कल्चर आपने अपने एंड से भी ख़त्म करना है अवेयरनेस करने के लिए। टैक्स दोस्ती के हवाले से हम बात कर रहे थे उस दिन कि गवर्नमेंट ने भी FBI को जो है ना अपग्रेड करने की कोशिश की है, FBI की सर्विसेज बेहतर करने की कोशिश की है, वर्ल्ड बैंक भी पेमेंट करता है, सब कुछ कहते हैं। लेकिन अगर अवाम यानी जनरल पब्लिक और ख़ास तौर पे टैक्स पेयर्स अवेयर हो जाए तो वो कंपटीशन देंगे। और इसकी एग्जांपल इस तरह है कि अब जब आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो आप गूगल करके बहुत कुछ जाते, तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप हर टैक्स
मीटिंग टैक्स नोटिस रिसीव करने के बाद टैक्स दोस्ती वीडियोस कम से कम देखें, अगर गूगल पे आपको अप टू डेट और क्वालिटी इन्फॉर्मेशन नहीं भी मिलती, ताकि आप अवेयर हों और जो एफबीआर की इंटिमिडेशन है और गलत प्रैक्टिसेस हैं उनको आप आइडेंटिफाई करके उनको रिड्यूस कर सके। जैसे जितने ज़्यादा लोग रिड्यूस होंगे, अवेयर होंगे, उतना ज़्यादा जो है क्या कहते हैं एफबीआर को मुश्किल होगा आपको चूना लगाना। ठीक है जी। अब नेक्स्ट चलते हैं, एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स और सब कॉन्ट्रैक्ट्स अंडर ए कंस्ट्रक्शन, असेंबली और इंस्टॉलेशन प्रोजेक्ट्स इन पाकिस्तान, इंक्लूडिंग अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सप्लाई ऑफ सुपरवाइजरी एक्टिविटीज़ इन रिलेशन टू such projects or any other contract for construction or services rendered relating thereto। पहले तो सिंपल बात ये समझिए कि कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स के हवाले से बात हो रहा है कि जहाँ पे कंस्ट्रक्शन है, असेंबली है, और ये नॉन रेजिडेंट पर्सन कर रहा है। इसका मतलब है कि एक ऐसा पर्सन जिसका पाकिस्तान में कोई ऑफिस नहीं है, कोई वो नहीं है, और वो ये काम कर रहे हैं, उनको जब आप पेमेंट करेंगे तो वो 7% करेंगे, और ये उनके लिए मिनिमम टैक्स होगा, चाहे वो इंडिविजुअल एओपी है या कंपनी है। जिसका मतलब है कि साल के आखिर में उनको टैक्स रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी और अपनी टोटल इनकम और अपने प्रोजेक्ट पर जितने एक्सपेंसेस हुए वो शो करके प्रॉफिट शो करना होगा। उस प्रॉफिट को फिर इंडिविजुअल और एओपी के हिसाब से उस पर टैक्स लगेगा या कंपनी के रेट्स उस पर लगेंगे अगर उसका कंपनी स्टेटस है, और फिर देखा जाएगा ये मिनिमम टैक्स से ज़्यादा है कम। अगर मिनिमम से कम है तो मिनिमम टैक्स उनको फिर लाजमन जो उनसे डिडक्ट हो गया होगा अभी वो पे करना होगा, वरना अगर वो प्रॉफिट पे टैक्स ज़्यादा है तो जो डिफरेंस है वो उनको पे करना होगा। तो मिनिमम टैक्स इसलिए इंट्रोड्यूस हुआ है कि बहुत सारे टैक्स लूप्स थे, ऐसे एरियाज थे नॉन रेजिडेंट। अगर एक शख्स यहाँ काम कर रहा है और उसकी कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, ऑफिस नहीं है, तो उसके लिए टैक्स चोरी करना आसान है। तो जैसे पाकिस्तान के अंदर टैक्स एवेडर्स को पकड़ा जा रहा है, इसी तरह मुल्क से बाहर जो लोग इस तरह फ़ायदा उठाते हैं टैक्स लॉस का, उनको भी इस तरह कवर किया जाता है। ये जो लंबी कहानी लिखी है इसका मकसद ये है कि कॉन्ट्रैक्ट्स की बात हो रही है अंडर ए कंस्ट्रक्शन, असेंबली और इंस्टॉलेशन प्रोजेक्ट्स के हवाले से। अगर वो किसी और किस्म का कॉन्ट्रैक्ट है तो फिर जो है ये रेट या कम से कम ये वाली जो एंट्री है सेक्शन 152 के तहत वो नहीं होगी, क्योंकि और उसके अंदर उन्होंने कुछ सुपरवाइजरी एक्टिविटीज़ और सर्विसेज भी शामिल किया। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि पाकिस्तान में सर्विस टैक्स का कानून भी हर एक प्रोविंस ने इम्प्लीमेंट किया, और ये जो विद होल्डिंग हो रही है, जैसे आपने इंपोर्ट्स के केस में देखा था, ये जो विद होल्डिंग हो रही है वो सर्विस टैक्स के साथ साथ होनी है। तो जब आप इस तरह का कोई कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट देखें तो आप ये भी देखें कि जिस प्रोविंस में, पंजाब में, सिंध में, अगर ये कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, रेजिडेंट कर रहा है तब भी और नॉन रेजिडेंट पर्सन कर रहा है तब भी, तो टैक्स रेट क्या होगा, फिर उस पर जो इनवॉइस में सर्विस टैक्स कितना शामिल होगा, और फिर एग्जीक्यूशन कॉन्ट्रैक्ट्स मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं, कुछ गवर्नमेंट और दूसरे मुल्कों की गवर्नमेंट, जिसमें चाइना सबसे आगे है, चाइना की गवर्नमेंट कर रही होती है, कुछ चाइना की प्राइवेट कंपनीज कर रही होती हैं नॉन रेजिडेंट के हवाले से। पाकिस्तान में भी इसी तरह है कि मुख्तलिफ जो प्राइवेट सेक्टर भी और गवर्नमेंट सेक्टर भी कंस्ट्रक्शन कर रहा होता है, तो मुख्तलिफ एग्जाम्पशंस वगैरह भी हैं। तो इन कॉम्प्रिहेंसिव कमेंट्री को देखने के बाद आपके जहन में एक जनरल रूल आ जाना चाहिए कि अच्छा, अगर मैं ऑफशोर डिजिटल सर्विसेज की बात कर रहा हूँ तो नॉन रेजिडेंट को पेमेंट से 5% डिडक्शन होगी, लेकिन इसकी एक्सेप्शंस मौजूद हो सकती है, एग्जम्पशंस मौजूद हो सकती है। इसी तरह कॉन्ट्रैक्ट्स में जो कॉन्ट्रैक्ट आप डील कर रहे हैं, या तो आप विद होल्डिंग एजेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं या कॉन्ट्रैक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, तो फिर आप देखेंगे कि यार यहाँ क्या लिखा है और वो आया मैं इसमें फॉल कर रहा हूँ या फिर इधर ही कहीं और। ये जो जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ये तो क्लियरली ये सारी चीज़ें नॉन रेजिडेंट लोगों से डील करती हैं। आगे चलते हैं जी। इन केस ऑफ कोहेसिव बिजनेस ऑपरेशंस एज पर सेक्शन 241G इफ अलाउड बाय कमिश्नर ऑन एन एप्लीकेशन पर्सन मेकिंग द पेमेंट। ये इंटरेस्टिंग चीज़ ऐड हुई है। कोहेसिव बिजनेस ऑपरेशंस को जो है टैक्स लॉ में डिफ़ाइन किया गया है, और वहाँ मैं इस वक्त नहीं डिफ़ाइन करा क्योंकि इस पर R&D नहीं की हुई, तो बेहतर है कि फ़िलहाल सिर्फ इसकी कैटेगरी देख लें। और इस पर 1.4 लिखा हुआ है 20% ऑफ
जो है ना 7% उन्होंने एग्जाम्पल दिए, यानी इस ऊपर के केस में 20% ऑफ 7। और इंडिविजुअल के लिए नॉन एप्लीकेबल है एडजस्टेबल इन द हैंड्स ऑफ परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एओपी फॉर प्रॉफिट्स अराइजिंग फ्रॉम कोहेसिव बिजनेस ऑपरेशंस एडजस्टेबल इन द हैंड्स। तो सिंपल ये कि एडजस्टमेंट के लिहाज से इंडिविजुअल तो इस किस्म की कैटेगरी में आ ही नहीं सकता। ये ऐसे बिजनेसेस हैं जो एज एन पार्टनरशिप बिजनेस, फॉरेन पार्टनरशिप बिजनेस या एज ए फॉरेन कंपनी पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहे हैं। इन कंपनीज के डायरेक्ट बिजनेस ऑफिसेज, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स या कुछ नहीं है, इनके ज़्यादा से ज़्यादा परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट्स हैं यहाँ पे, ये भी डिफाइंड है। तो ये एंट्री नंबर 4 जो है आप देख सकते हैं कि ये एक स्पेशल किस्म की जो लीगल स्टेटस अरेंजमेंट होती है नॉन रेजिडेंट्स की। ऐसे बिजनेसेस जो पाकिस्तान में फुल टाइम नहीं आना चाहते, वो अपनी फैक्ट्रियाँ यहाँ नहीं खोलना चाहते। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ दिन पहले सैमसंग ने अनाउंस किया कि वो पाकिस्तान में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलेगा। तो इसका मतलब है अभी तक उसके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं थे, उसकी रिटेल शॉप्स थी, उसकी कस्टमर केयर था, लेज़ॉन ऑफिस था। तो ये जो मुख्तलिफ एक ही बिज़नेस के मुख्तलिफ लीगल स्टेटसेस होते हैं, ख़ासतौर पे बड़े बिजनेसेस के, उनके बिज़नेस स्ट्रक्चर के मुताबिक टैक्सेशन होती है। तो ये उसकी एक एग्ज़ाम्पल है। आगे चलते हैं जी कि कॉन्ट्रैक्ट फॉर एडवर्टिजमेंट सर्विसेज रेंडर्ड बाय टीवी सैटेलाइट चैनल। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट टीवी सैटेलाइट चैनल के साथ आपका हो और उस पर आपने अपने एड्स दिए हो, वर्ल्ड कप हो, क्रिकेट हो, कोई चीज़ हो, तो वहाँ पे जब आप पेमेंट करेंगे तो 7% करेंगे और ये मिनिमम टैक्स होगी। इसका मतलब है मुल्क के अंदर उनको टैक्स रिटर्न उस टीवी सैटेलाइट चैनल को, उस नॉन रेजिडेंट को फाइल। इसी तरह इंश्योरेंस प्रीमियम और री इंश्योरेंस प्रीमियम जब आप पे करेंगे नॉन रेजिडेंट इंश्योरेंस कंपनीज को तो 5% डिडक्शन करेंगे। ये बात हो रही है। अब आप नॉर्मली इंश्योरेंस प्रीमियम तो हो सकता है आप एज एन इंडिविजुअल भी कर रहे हो, एज ए पार्टनरशिप भी। री इंश्योरेंस जो है वो यहाँ की इंश्योरेंस कंपनीज, आदम जी, EFU, दुनिया की जो बड़ी री इंश्योरेंस कंपनीज हैं, उनको जब पेमेंट कर रही हो तो वो जो है 5% डिडक्शन करेंगे। तो मुख्तलिफ ट्रांजेक्शन्स हैं डिपेंडिंग। और विद होल्डिंग में हमेशा जो विद होल्डिंग कर रहा है उसका स्टेटस भी देखना ज़रूरी है, और जो जिससे विद होल्डिंग हो रही है उसका स्टेटस भी देखना ज़रूरी है, तब आपको रेट्स पता चलेंगे। ये जो रेट्स हैं यहाँ पे आप देखें ना, यहाँ पे रेट्स सबसे पहले तो आपको पता चलते हैं एक्टिव टैक्स पेयर, नॉन एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट के हिसाब से कि रेट क्या है। रेट के बाद इंडिविजुअल और AOP से पता चलता है कि फाइनल टैक्स है, एडजस्टेबल है या मिनिमम है। ठीक है जी। बाकी एडवर्टीजमेंट सर्विसेज रिलेइंग फ्रॉम आउटसाइड पाकिस्तान, तो ऐसी सर्विसेज चाहे वो पाकिस्तानी कंपनीज भी हों लेकिन दुबई से कहीं और से रिले हो रहा तो 10%। फॉरेन प्रोड्यूस कमर्शियल्स फॉर एडवर्टीजमेंट ऑन एनी टेलीविज़न चैनल और एनी अदर मीडिया, यानी सोशल मीडिया भी है, यूट्यूब भी है। तो फॉरेन प्रोड्यूस कमर्शियल जो है जब उनकी पेमेंट कर रहे हों तो आप 20% डिडक्शन करेंगे ऑन एनी टीवी चैनल। अब इससे नज़र आ रहा है यहाँ पे कि लोकल टीवी चैनल की बात हो रही है, क्योंकि अगर किसी और मुल्क में प्रोड्यूस हो रहा है और किसी और मुल्क में वो टीवी चैनल चल रहा है तो फिर तो वो नॉन रेजिडेंट पाकिस्तान सोर्स इनकम नहीं कमा रहा, उसकी पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है, तो विद होल्डिंग का फिर वो बनता नहीं है। लेकिन इसके अंदर भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, समझने वाले समझ भी जाते हैं। नेक्स्ट जो है वो हम अगर ये सिलसिला चल रहा है नॉन रेजिडेंट्स वाला तो हम अगली वीडियो में करेंगे। आप पार्ट 9 देख रहे थे, अब पार्ट 10 में आपसे मुलाकात होगी। अपना फीडबैक आप कमेंट्स की सूरत में भी दे सकते हैं, और अगर आप ये चीज़ें सीख रहे हैं और अपनी कंपनी के, अपने बिज़नेस के लिए टैक्सेस बचा रहे हैं या स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं तो फिर आप टैक्स दोस्ती कर रहे हैं FBR के साथ, क्योंकि FBR और गवर्नमेंट भी चाहती है कि आप टैक्स लॉ फॉलो करें, अवेयर हों और टाइम पे कंप्लाइंस करें, चाहे वो मंथली विद होल्डिंग स्टेटमेंट्स है, क्वार्टरली विद होल्डिंग स्टेटमेंट्स हैं या मंथली विद होल्डिंग करनी है आपने, या फिर एनुअल टैक्स फाइलिंग है, जो कुछ भी है आपने लॉ के मुताबिक करनी है। तो अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।